जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। और एक बार हम लोग फिर एकत्रित हैं अपना FST नंबर 2 लेके 2024-25 सीरीज़ का। और न्यू लाइट के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर SP सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए आइए आज का पेपर डिस्कस करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं देखेंगे। तो ये हमारा सर FST नंबर 2 है, फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 2। और इसमें देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रोपोन इज़ अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब ट्रोपोन आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ट्रोपोन का, तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए सर, इस तरीके का ट्रोपोन एक कंपाउंड होता है। इसमें हमारे पास ये ऐसे देखिए बना हुआ एक स्ट्रक्चर होगा और इस C पे डबल बॉन्ड O होगा। अगर हम बात करें इसमें कितने कार्बन हैं हमारे, तो कार्बन देखिए, कार्बन नंबर 1 तो ये हो गया, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन की ये रिंग है और सारे कार्बन हैं। तो सर ये होमोसाइक्लिक तो है, तो ट्रोपोन इज़ अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, सही बात है। ट्रोपोन इज़ अ नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड, तो ये भी ठीक है, क्योंकि जो बेंजोनाइट कंपाउंड है उनमें एक मिनिमम 6 मेंबर की रिंग होनी चाहिए जो बेंजीन लाइक दिखते हों, लेकिन यहाँ पर 7 मेंबर रिंग है, इसलिए ये बेंजीनॉइड नहीं है। और ये लिख रहा है ट्रोपोन इज़ अ नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड, तो ये भी सही हो गया। यानी कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो सर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बेस्ट मेथड टू सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये सब बच्चे जानते हैं, याद करने वाला क्वेश्चन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है। यानी कि हम इसको सेपरेट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से। तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। अब जो C6H14 है ये हमारा हेक्सेन है। C6H14 बच्चों क्या है? हेक्सेन। आप हेक्सेन की जितने भी पॉसिबल फॉर्मेट हैं अगर आप उनको बनाएं, जैसे एक मैं नॉर्मल वाला बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखिए यहाँ पर 3 H है। तो अब ऐसा कार्बन जिस पे 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं तो वो कायरल कार्बन नहीं है, तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। इस पे 2 सेम H हैं तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, इस पे भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। और आप हेक्सेन के जितने भी पॉसिबल चेन आइसोमर्स हैं वो बना लें तो आपको ऐसा कोई भी कार्बन नहीं मिलेगा जो कायरल हो, यानी कि जिस पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। तो बच्चों इस हिसाब से जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए यहाँ पे हमारा 53 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पॉसिबल नंबर ऑफ मेटामर्स फॉर कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा C4H11N है ये सर हमारा फॉलो कर रहा है CnH2n+3n होमोलोगो सीरीज फार्मूला को। और ये होमोलोगो सीरीज का जो फार्मूला है ये 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन और 3 डिग्री या टर्सरी अमीन का जनरल होमोलोगो सीरीज का फार्मूला होता है। अब लेकिन हमको तो सर यहाँ पर केवल पूछ रहा है मेटामर्स, और मेटामर्स प्राइमरी अमीन देगा नहीं, मेटामर्स कौन देगा? सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन में हम लोग ले लेंगे NH बीच में और 2 बॉन्ड खाली कर देंगे, यहाँ भी NH ले लेंगे और 2 बॉन्ड खाली कर देंगे, क्योंकि बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से ही मेटामर्स हमको मिलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर NH ले लेंगे,
और 2 बॉन्ड खाली कर देंगे। अब पहली बार क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ले लेते हैं 1 कार्बन का CH3, यहाँ पे सर CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर ले आएंगे CH2 C2H5 या CH3 CH2 ले सकते थे, यहाँ भी C2H5 आ जाएगा। मेटामेरिज्म आप जानते हैं कि ऐसे 2 और मोर देन 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के किसी एक साइड अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में लेफ्ट साइड से मैच करो। यहाँ पर 1 कार्बन का मेथिल है, यहाँ 2 कार्बन का एथिल है, तो डिफर कर गए। और इसमें भी देखिए कार्बन 4 हैं, इसमें H3 2 5 2 हमारा 7 और 3 10 और एक NH का 1 11 है। और इसमें भी 5 और 5 10 और 1 11, यानी फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो ये मेटामर्स है। इसी का एक फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH3। ये दोनों, अगर ये कंपाउंड फर्स्ट है ये कंपाउंड सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड मेटामर्स है, सेकंड और थर्ड भी मेटामर्स हैं क्योंकि इधर C2H5 इधर CH3, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन आइसोमर्स हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये भी मेटामर शो कर रहा है, ये इसके साथ मेटामरिन शो कर रहा है, तो टोटल कितने मेटामर्स हुए? 3 मेटामर्स हुए बच्चा पार्टी। तो 3 मेटामर्स हैं, इसलिए 54 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। 55 में देखें 2 स्टेटमेंट्स हमको गिवन किए गए। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल। पाई भी हो सकता था, पी भी हो सकता था, ये स्टेटमेंट सही है। और हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नाम भी पढ़ते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, तो ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है या सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, ये स्टेटमेंट सही है। इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन पे भी इंडक्टिव इफेक्ट डालता है इफेक्ट थोड़ा सा, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एसिडिक स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट करता है। जैसे कि जो फॉर्मिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड से, क्योंकि एसिटिक एसिड में CH3 का प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, फॉर्मिक एसिड में नहीं लग रहा है। तो सर इंडक्टिव इफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी को, यहाँ पर लिख रहा है डज नॉट, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही। तो मुझे यहाँ पे चुनना होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सो सही ऑप्शन सेकंड होगा। अब मुझे पता करना है इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेसिकली ये बात जान लो, इलेक्ट्रोफाइल जनरली वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो और वैकेंट ऑर्बिटल भी हो उनके पास, जिससे कि वो किसी इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन ले पाएँ। पॉजिटिव चार्ज नहीं भी हो तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो। ओवरऑल देखो इलेक्ट्रोफाइल में निगेटिव आयन को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव आयन तो खुद इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑप्शन में CH3 माइनस है, NH2 माइनस, F माइनस, तो माइनस वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं बल्कि न्यूक्लियोफाइल होंगे। B2S6 डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता, इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता। B2S6 जनरली BH3 में ब्रेक हो जाता, तो BH3 में बोरॉन के 3 हाइड्रोजन से आज 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो B2S6 में 8 होने चाहिए थे, BH3 में 8 चाहता था, थे 6, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 में C पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखिए ये हमारा कार्बीन है CH2, और इसके पास देखो ये भी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी ऑक्टेट इसका भी इनकम्प्लीट है। ये सारा सेट बता रहा है कि इसमें सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, गड़बड़ हो गया। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ROH भी न्यूक्लियोफाइल है,
RSH भी न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन नंबर 57 पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन सर क्या है? किसी भी एल्कीन या किसी भी एल्काइन कि जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करें प्रॉपर कैटालिस्ट लेके तो मुझे एल्केन मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और मुझे एल्केन मिल जाएगा। अब आप ही सोचो कि आपको कम से कम छोटे से छोटा एल्कीन बनाने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता है। सबसे छोटा एल्कीन इथीन होता है। अब 1 कार्बन का तो एल्कीन बनेगा नहीं, तो इथीन सबसे छोटा है, तो जब इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो छोटे से छोटा जो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बनेगा वो एथेन होगा। अब बच्चा अगर यहाँ पे ऑप्शन मीथेन दिया गया है तो मीथेन को आप किसी अन्य विधि से तो बना सकते हो, लेकिन हाइड्रोजनेशन से नहीं बना सकते हो। C2H6 बना सकते हो, जैसा हमने यहाँ C2H6 बना लिया। C4H10 बनाना है तो यहाँ पर R की जगह आप C2H6 ले लो, आपका C4H10 मिल जाएगा। सो 57 का थर्ड सही होगा। टॉर्सियोनल स्ट्रेन, तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन या ट्रांसलेशनल एंगल क्या होता है? जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास एक कन्फर्मर है और हम लोग एथेन का कन्फर्मर बना रहे हैं। ये H है और ये पीछे वाले हमारे जस्ट इसके पीछे H लगे हुए हैं। तो जब इसके पीछे H लगे होंगे तो इसको हम लोग इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। और मान लो कि ये ऐसे आपके सामने है 2H और पीछे भी ऐसे हैं 2H, तो ये H के पीछे H है। अगर हम इनको बिल्कुल पास में मिला दें तो इसका जो एंगल होता है वो टॉर्सियोनल एंगल होता है। अगर ये H है आगे और पीछे वाला H ऐसे है तो इसको मिला दो पास पास लाके, तो जो एंगल होता है वो टॉर्सियोनल एंगल होता है। 2H का कार्बन को मिला देंगे, रियर कार्बन और फ्रंट कार्बन को मिला देंगे तो जो एंगल होता है वो टॉर्सियोनल एंगल होता है। ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब या तो आप NCERT से जस्ट लर्न कर लो, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में ये H के जस्ट पीछे H होता है, तो जो टॉर्सियोनल एंगल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर आप स्टेगर्ड लोगे, स्टेगर्ड फॉर्म ले लिया तो स्टेगर्ड फॉर्म में ये आएगा, ये पीछे वाले H हैं, अलग कलर से आपको दिखा देता हूं। ये वाले H मैं पहले फ्रंट वाले दिखा रहा हूं आपको, तो ये फ्रंट वाले H मैंने आपको दिखाए हैं, ये फ्रंट वाले H हैं और जो बैक साइड वाले H हैं वो ये हैं। अब जो फ्रंट वाला H और जो बैक साइड वाले H के बीच में जो एंगल आएगा वो टॉर्सियोनल एंगल होगा। तो स्टैगर्ड में 60 होता है और इक्लिप्स्ड में 0 होता है। अब सर यहाँ पे बहुत ट्विस्ट डाला गया, कह रहा मोस्ट एनर्जेटिक, तो ये इसमें क्या है कि ये बहुत पास पास H होते तो रिपल्शन बहुत लगता है और इसमें रिपल्शन कम लगता है, तो ये अनस्टेबल होता है इक्लिप्स्ड, और जो स्टेगर्ड होता है वो स्टेबल होता है, और जो अनस्टेबल होता है वो हाई एनर्जी रखता है, और जो स्टेबल होता है वो लो एनर्जी रखता है सर। तो हाई एनर्जी का मीन्स है अनस्टेबल, अनस्टेबल का मीन्स है इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स का जो टॉर्सियोनल एंगल है वो 0 डिग्री है, इसलिए 58 का जो सही ऑप्शन होगा वो 4th हो जाएगा। 59 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 क्वेश्चन मुझसे कह रहा है 2 रिएक्शन दी गई है, एक ROH की PCl3 के साथ रिएक्शन दी गई है। तो जब ROH की PCl3 के साथ रिएक्शन दी जाती है तो आपको मालूम है यहाँ पर RCl बनता है, RCl तो बनाया ही हुआ है, और साथ में H3PO3 बनता है।
और ये H3PO3A है। और फिर जब हम लोग ROH की रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो PCl5 से रिएक्शन करने पे RCl बनता है और साथ में यहाँ पे POCl3 बनता है सर, POCl3, और ये POCl3B है और HCl भी बनता है। तो HCl को यहाँ पे हम लोग जैसे SO2 HCl, अच्छा इसने एक ट्विस्ट डाल दिया, देखो B पहले पूछ लिया और A बाद में पूछ लिया। तो पहले आपको POCl3 ढूंढना है या HCl ढूंढ लेना है। तो हम लोग को POCl3 और HCl दोनों मिल रहे हैं और H3PO3 मिल रहा है। तो अगर हम लोग PCl5 के पहले स्टेप में बात करेंगे और फाइनल स्टेप में बात करेंगे तो POCl3B, तो POCl3 को हम लोग मोस्ट करेक्ट में लेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। तो POCl3 बन गया और H3PO3 बन गया। ये हमारा फेमस कंपाउंड है क्योंकि ये बहुत माइक्रो क्वांटिटी में बनेगा। मेजर क्वांटिटी में POCl3 और RCl है, तो RCl बन गया, B हमारा POCl3 हो गया और A हमारा H3PO3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। फ्रियॉन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्रियॉन होता क्या है? फ्रियॉन होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फ्लोरो कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो आप स्वार्ट्स रिएक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये सर सही बात है। और फिर कह रहा फेंकलस्टीन रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर एल्किल फ्लोराइड। गलत हो गया। अगर आपको एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो स्वार्ट्स रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, और फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्किल आयोडाइड को बनाने के काम में आते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड है, RCl और RBr है, उसको आप RCl RBr को RF में बदलना चाहते हो तो स्वार्ट्स रिएक्शन यूज़ करो। RCl RBr को RI में बदलना चाहते हो, फिंकलस्टीन रिएक्शन को यूज़ करोगे। तो इसलिए फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड बनाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अच्छा, बड़ी अच्छी रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन बनाते हैं। चलिए रिएक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर ले लिया है CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 और Cl। चलो भाई Cl। अब इसमें हम एक्वस NaOH की रिएक्शन करेंगे। एक्वस NaOH, आपको पता ही है कि अगर एक्वस NaOH लोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ से NaCl निकल जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। अगर एल्कोहलिक NaOH लेते तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता, एल्कीन आ जाता। तो यहाँ पर एक्वस NaOH में मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 CH2OH। चलिए सर, अब हम लोग ने यहाँ पर दूसरा मेंबर क्या लिया है? कंसंट्रेटेड H2SO4। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर रिलीज करा देगा, यहाँ का OH और इस वाले कार्बन का H। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? अब मुझे मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ABC भी करके पूछ सकता था। तो ये भाई साहब हमारा A है, सफ़ेद कलम से लिख ले रहे हैं, A है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये मेरा B है। चलो भाई आगे बात बढ़ाते। अब मुझे जाना कहाँ है? B2H6 से, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो B2H6 के पास गया मैं और दो स्टेप में रिएक्शन कराई। पहले स्टेप में B2H6 लिया THF के साथ, और दूसरे स्टेप में अल्कलाइन मीडियम का H2O2 लिया। तो ये रियलिटी में ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये एक प्रकार का हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा
और एक बॉन्ड खुल जाएगा, उसमें एक कार्बन पे H आएगा और एक कार्बन पे OH आएगा। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन हाइड्रेशन की होती है H2SO4 में, तो जिस कार्बन पे कम H है उस पे निगेटिव OH आता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर, कॉर्नर वाले कार्बन पर ही OH आ जाता है। इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया है C, ये हमारा C है। मुझसे अब पूछा क्या है, C ही पूछा गया है और वो भी उसका नेम पूछा गया है। तो ये देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप हो गया, एन हो गया, 1 पे ऑल लग गया, तो प्रोपेनल या प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पे 3 कार्बन थे और कोई कार्बन बढ़ाने और घटाने वाली रिएक्शन तो थी नहीं, तो सर फर्स्ट और सेकंड तो नहीं हो सकता है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ केस फंस जाएगा प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल में, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायामैग्नेटिक। चलो भाई, अब डायामैग्नेटिक निकालना है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना आना चाहिए। तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले जेनॉन लिखते हैं, फिर 4F लिखते हैं, 5D लिखते हैं, 6S लिखते हैं। तो जो यूरोपियम है, अच्छा गैडोलिनियम के पहले आता है, तो यहाँ पर यूरोपियम में 7 होंगे और D में 0 होगा और S में 2 होगा। ये यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हमें तो यूरोपियम 2+ बनाना है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसको कर दो S0, तो 4F7 में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये तो हो गया पैरामेट्रिक, लेकिन मुझे तो चाहिए डायामैग्नेटिक। अब मैं येटरबियम की तरफ आता हूँ। येटरबियम एक लेंथेनाइड है जो लूटेटियम के पहले आता, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जेनॉन 4F 5D 6S और 4F में 14 और 6S में 2, जब +2 डालोगे तो ये यहाँ पर 6S 0 आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो ये हमें सेकंड ऑप्शन तो मैच कर गया, लेकिन अब हम लोग चेक कर लें कहीं ऐसा ना हो कहीं थर्ड और फोर्थ तो नहीं आ रहा, कोई करेक्शन वगैरह ना मिल जाए। तो सीरियम के ऊपर आ जाते हैं, और सीरियम फर्स्ट लेंथेनाइड है और इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर 58 है और इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे यूरोपियम का 64 होता है एटॉमिक नंबर, वैसे भी कर सकते थे, 64 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते थे। अब सीरियम का होता है 58, तो जेनॉन होगा, जेनॉन में 54 लेस हो जाएगा, 4F 5D 6S। अब 54 और 4 बचे हैं, 58 होता है एटॉमिक नंबर, 54 भर चुके, 2 यहाँ आए और 1 D में आ जाएगा, सीरियम में D में 1 आ जाता है और 1 F में आ गया, लेकिन +2 आ गया तो यहाँ से 0 कर दो सर, 0। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा है। SN2+, SN किस पीरियड का, देखो P ब्लॉक में है और P ब्लॉक में 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और पीरियड कौन सा, 5। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा लास्ट में 5s2 5p2 आएगा और +2 चार्ज है तो P से सर इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये 5s2 5p0 5s2 5p0 तो कैसा आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। अब सर जी आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 2 डायामैग्नेटिक आ गए, एक आ गया Yb2+ और एक आ गया SN2+, लेकिन यहाँ पे मुझे लेंथेनॉइड पूछा गया था और ये जो SN2+ है ये लेंथेनॉइड नहीं है, ये P ब्लॉक का मेंबर है, इसलिए मेरा आंसर जो सही हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ Y3+, La3+, Eu3+, Lu3+। चलिए देखो La और Lu, La मतलब लेंथेनम, यानी कि ये ग्रुप 3 का मेंबर है। ग्रुप 3 में देखो कौन कौन से मेंबर हैं,
एक होता है स्कैंडियम, एक होता है यट्रियम, एक होता है लेंथेनम, एक होता है एक्टीनियम। अब सर देखिएगा, ये जो स्कैंडियम है इसका पीरियड 4 होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, इसका 5, इसका 6। अब ऑब्वियस बात है कि इसके पास 6 शेल हैं, इसके पास 5 शेल है, तो लेंथेनम बड़ा होगा यट्रियम से, तो यट्रियम से लेंथेनम बड़ा होगा। ओके, लेंथेनम के आगे सीरियम आता है, सीरियम के आगे प्रेसियोडीमियम आता है उसी पीरियड में। लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, यूरोपियम, यानी कि इसमें आगे यूरोपियम आएगा, और लास्ट में आता है लूटेटियम। तो भैया लेंथेनम ये पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज करता है, तो लेंथेनम सबसे बड़ा है, EU से भी और LU से भी, और यट्रियम से तो बड़ा है ही है, क्योंकि ये 5वें पीरियड का 5 शेल है, इसके बाद 6 शेल है। तो पहले देखो लेंथेनम किस में सबसे बड़ा मिल रहा है, तो लेंथेनम यहाँ लूटेटियम बड़ा, यट्रियम, यट्रियम, लेंथेनम, लो भैया एक ही में सबसे बड़ा है, तो बड़ा हो गया। अब ये तीनों की तुलना में यट्रियम छोटा होगा, क्योंकि ये 5वें उसमें है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर यट्रियम 3+, उससे बड़ा LU 3+, उससे बड़ा EU 3+, और सबसे बड़ा LA 3+। तो सर देखिए ये वाला ऑर्डर मैच कर रहा है, इसमें हम लोग इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे सेकंड ऑप्शन। चलिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया, CONH3 3+, नोन एज होमोलिप्टिक। सारे लिगेंड सेम है तो होमोलिप्टिक होगा, अगर 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड होते तो हेट्रोलिप्टिक होता। तो ये वाला तो कह रहा है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर CONH3 Cl2 इज अ हेट्रोलिप्टिक। सही हो गया सर, इसमें सारे लिगेंड सेम है तो होमोलिप्टिक है, इसमें लिगेंड डिफरेंट है तो हेट्रोलिप्टिक है। कॉम्प्लेक्स CONH3 हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, बट ये है मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, ये भी सही हो गया। स्टेटमेंट है, एसरेशन रीजन तो है नहीं, तो स्टेटमेंट दोनों सही हो गए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो 64 का हम लोग ने 4th ऑप्शन करेक्ट मान लिया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम पहले लिखते हैं, यहाँ पर ये 5 एमाइन है और एक कार्बोनेटो है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पेंटा एमाइन लिख लिया, और पेंटा एमाइन लिख के कार्बोनेटो लिखना होगा, कार्बोनेटो भी सर जी लिख लिया। अब लिखना होगा कोबाल्ट भी लिख लिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो देखो अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, कार्बोनेट पे 2- होता है, क्लोराइड पे 1- होता है, टोटल बना 3- इक्वल टू के उस तरफ गया +3, दैट मीन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। रोमन नंबर में 3rd में दिखाएंगे, लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड कर देंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, फर्स्ट में पेंटामाइन, सेकंड पेंटामाइन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्टेट है। अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो कोबाल्टेट लगता, तो वो लगेगा नहीं, यहाँ पे कार्बोनेटो को पहले ले आए हैं, एमाइन को बाद में गड़बड़ कर दिया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन 65 का मोस्ट करेक्ट मुझे तो दिखाई दे रहा है। अब विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। अब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए कैसे चेक करते हैं बच्चा पार्टी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में सबसे पहले आपको देखना होता है कि कहीं किसी कॉम्प्लेक्स में लीगेंड में साइनो तो नहीं है। अगर साइनो है तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, अगर साइनो नहीं है और कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लीगेंड यानी रिंग स्ट्रक्चर बना रहा तो वो स्टेबल हो जाएगा। देखो भाई, अगर साइनो है और रिंग भी है तो साइनो को प्रेफर करना, साइनो नहीं है तो रिंग को प्रेफर करना, रिंग भी नहीं है सब में तो फिर हम लोग देखते हैं लीगेंड की स्ट्रेंथ, हम लोग देखते हैं सेंट्रल मेटल का चार्ज, सेंट्रल मेटल का साइज, बहुत सारे फैक्टर होते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर EN है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कुछ उम्मीद बंधी स्टेबिलिटी की। अमोनिया मोनोडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट है, अमोनिया नाइट्रेट मोनोडेंटेट है, Br वाटर मोनोडेंटेट है, इसलिए सब मोनोडेंटेट है। तो जब सब मोनोडेंटेट हैं तो इसका मीन्स ये हुआ कि इनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं और इसमें कोई साइनो भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें EN है और जो कि बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट मीन्स चीलेटिंग लिगेंड है। अगर चीलेटिंग लिगेंड है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और अगर चीलेटिंग लिगेंड नहीं है, चिलेशन नहीं है, किलेशन भी कह सकते हो, नहीं है, तो फिर नहीं होगी स्टेबिलिटी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन 80% है, चलिए 80% ले लिया। हाइड्रोजन उसमें बचा हुआ होगा, 100 में से 80% गया, 20% बचा। अब हम लोग 80 को एटॉमिक वेट कार्बन से डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। 80/12 की अगर बात करें तो 80/12, 12 5 60, 12 6 और 12 7 84, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.66 के आसपास शायद आ जाए। 80 डिवाइडेड बाय 12, 6.66। तो हम लोग ने यहाँ पे 6.66 ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया। अब जो छोटी यूनिट होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो 6.66 अपॉन 6.66, 20/6.66, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे लगभग 3 आ जाएगा। 7 3 21 होता है, तो 6.66 का 20 के आसपास आ गया। 3 6 18 और 1 3 6 18 19, तो 19.8 तो ऐसे ही बन रहा है। तो इसका मीन्स है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये CH3 होगा। तो इसमें यहाँ पे 4th ऑप्शन में CH3 है। द नंबर ऑफ लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2। चलिए रिएक्शन करते हैं। C2H2 को बर्न करना है, तो ऑक्सीजन में बर्न कर दीजिए सर, CO2 बना दीजिए, वाटर बना दीजिए, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन कर दिए, यहाँ पे 2H है, यहाँ 2H ऑलरेडी है, यहाँ पर 4O और 1 5O हो गया, तो यहाँ पे 5/2 कर दिया। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा सर, 8 लीटर मेरे पास हैं, यहाँ पर 1 मोल या 1 लीटर मान लो, तो 1 लीटर C2H2 को जलाने के लिए 5/2 लीटर ऑक्सीजन की नीड है। तो 8 लीटर C2H2 को अगर हम देखेंगे तो 8 लीटर में 8 लीटर C2H2 में 5/2 इंटू 8 लीटर O2 चाहिए होगी। तो 2 4 8 और 5 4 20 लीटर O2 चाहिए होगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है क्वेश्चन में, यहाँ पर एयर मांग रहा है, O2 नहीं मांग रहा। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हमें तो ये अब ये हमें याद होना चाहिए कि एयर में आप लोगों को पता है कि अप्रॉक्सीमेट 20.8% O2 होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, लगभग की अगर बात करें तो 20% ऑक्सीजन होती है। इसका मीन्स ये हुआ कि 20 लीटर O2 अगर है तो 100 लीटर एयर होगी, क्योंकि O2 लगभग 20% होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4th मैच कर जाएगा। एयर बताना था भैया, O2 नहीं बताना था। इसमें गलती ना कर देना, कई लोग 20 निकाल के सोच रहे होंगे आंसर नहीं आ रहा, वो O2 निकाल रहे हैं, एयर पूछा गया। 2 फ्लास्क हैं A एंड B, इक्वल कैपेसिटी है, ओके। अमोनिया और SO2 2 गैस ले लिए, सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की ले ली। विच फ्लास्क हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तो भैया एवोगैड्रो रूल लग गया। अगर 2 और मोर देन 2 गैसेस सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर ऐसे कंटेनर में लिया जाए जिनमें वॉल्यूम सेम होता है, तो उन दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे।
या नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो बोथ हैव सेम मोल्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। फिर आ जाओ 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इज इक्वल टू। अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हाइड्रोजन एटम में सब जानते हैं ये न्यूक्लियस है, और ये यहाँ फर्स्ट शेल की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड शेल की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप इससे निकाल सकते हैं, E = -13.6 अपॉन n स्क्वायर से, इससे निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के लिए। अगर कोई और होता तो Z स्क्वायर भी शामिल करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो 1 1 1 -13.6 आ जाएगी। अगर आप सेकेंड शेल की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो -13.6, 2 × 2 4 को 13 से डिवाइड करो तो 4 का यहाँ पर चला जाएगा 3 12 और 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर यहाँ पर 13.6 के इलेक्ट्रॉन को 3.4 में जाना है तो इसको जो एनर्जी चाहिए होगी इनके डिफरेंस के बराबर की चाहिए होगी। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 - E1, यानी कि -3.4 -13.6, दैट मीन्स +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 9.9। तो जब 9.9 दे रहे हो और चाहिए 10.2 तो कम दे रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से आगे जंप ही नहीं करेगा सर, तो इसका मीन्स है वो स्पेक्ट्रल लाइन नहीं शो करेगा। अगर एक्साइटेड स्टेट में जाए फिर लौटे भी तो इमिशन स्पेक्ट्रम, नीचे से एक्साइटेड स्टेट में जाए तो फिर हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर तुम सोचो कि थर्ड में जाए तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फोर्थ में जाए तो इससे बढ़ती जाएगी। सबसे जो लोएस्ट एनर्जी यहाँ चाहिए थी फर्स्ट से सेकंड में चाहिए थी, तो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आएगी, यानी कि ज़ीरो स्पेक्ट्रल लाइन। ये तो बहुत आराम से कर लो। एक एटम है, L2 है, M+2 है, S+½ है, तो S+½ है तो 1 इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि M दोनों का +2 होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का, तो ये S+½ है, दूसरा -½ होगा। तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल हो सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेट पॉसिबल नहीं हो सकता। आइडियल गैस को एक्सपैंड किया स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, तो वर्क फंक्शन, अब वैक्यूम में P एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, तो जो वर्क डन है वो -P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर होता है। सर 0 को अगर डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान रखना, जो स्टेबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन के। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन की, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन की। जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हीट ऑफ फॉर्मेशन कम होगी। तो सर यहाँ पर देखिए -90 सबसे, मतलब -90 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, -231 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। फिर +21.4 अनस्टेबल हो जाएगा, 64.8 सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो फोर्थ हो जाएगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा फोर्थ से ज़्यादा होगा थर्ड का,
थर्ड से ज़्यादा फर्स्ट का, फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड का स्टेबिलिटी। तो फोर्थ हो गया हमारा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर रखना है। तो हाई प्रेशर कब रखते हो? अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ वॉल्यूम या मोल कम हो रहा हो तो तभी हाई प्रेशर रखते हो। जैसे कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं और फेवरेबल कंडीशन हाई प्रेशर की है तो इसका मीन्स है वॉल्यूम ऑफ ए बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ बी से। हाई प्रेशर डालोगे तो लो वॉल्यूम की तरफ जाएगा। या मोल ऑफ ए बड़ा होगा मोल ऑफ बी से अगर सब गैसेज हैं तो। यहां पर देखो ये ए के मोल है और ये बी और सी मोल है, तो ए बड़ा होगा बी प्लस सी से, तभी हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी। अगर हम लोग ए और बी में कह रहे हैं कि लो प्रेशर फेवरेबल है तो समझ आना वी भी बड़ा होगा वी ए से, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रस एसिड एट विच इट्स pH becomes 2। चलो भाई pH 2 दिया गया, इसका मीन्स है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी 10 टू दी पावर माइनस pH की, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 2 के। ठीक बच्चों, अब ये भी ध्यान कर लो कि ये HNO3 है और ये H प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक करता है। मान लो कि इसमें से हमने इस तरीके से ब्रेकिंग की तो H प्लस का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा C अल्फा होता है या अंडर रूट KC होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। अब H प्लस मुझे मिल रहा है 10 टू दी पावर माइनस 2, तो अंडर रूट KC बराबर 10 टू दी पावर माइनस 2। अगर अंडर रूट हटाओगे तो KC बराबर 10 टू दी पावर माइनस 4 आ जाएगा। आज C क्या है? C सर मोलैरिटी है, मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालना है तो 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन K रखना होगा। K की वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 है। ये 10 टू दी पावर माइनस 4 ऊपर जाएगी तो 10 टू दी पावर माइनस 8 बन जाएगी, और 4.5 को 1 से डिवाइड कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 4.5 0.22 आ रहा है। अब चलिए मैच कर लेते हैं, क्या किसी में 0.22 है? 0.33 होगा नहीं, 2.92 होगा नहीं, 3.42 होगा नहीं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मोलैरिटी 0.22, ये 10 टू द पावर 8 नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.22 केवल आएगा मोलैरिटी। तो देख लीजिएगा कि ये इस तरीके से सॉल्व किया मैंने, आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैंने किए, अब विजय सर आपको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, 51 से 75 तक संजीव सर ने आपको डिस्कस कर दिया। 76 ऑनवर्ड बेटा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये FLT2 जो है बेटा। क्वेश्चन है pH ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजेस इन ऑर्डर। तो जरा देखिए जरा कंपाउंड क्या क्या है। HCl बेटा देखो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी pH बेटा लेस देन 7 होगी। NaCN बेटा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, इसकी pH बेटा ग्रेटर देन 7 होगी। NaCl बेटा न्यूट्रल होता है, इसकी pH बेटा 7 होगी। और NH4Cl सॉल्ट है बेटा किसका?
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ये भी बेटा कैसा होगा, एसिडिक। इसकी पीएच भी क्या होगी, लेस देन 7। अब देखो बेटा NH4Cl और HCl में ज़्यादा एसिडिक कौन है बेटा, HCl। तो आप सबने बेटा पढ़ रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच। तो बेटा सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पर कौन है, सबसे ज़्यादा बेटा पीएच किसकी होगी, जो बेसिक होगा NaCl। फिर बेटा कौन आएगा, न्यूट्रल NaCl। फिर बेटा कौन आएगा, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक। फिर बेटा लीस्ट कौन होगा, HCl, मोस्ट एसिडिक लीस्ट पीएच। तो बेटा इसका आंसर हो गया NaCl, NaCl, NH4Cl, HCl। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। नेक्स्ट आइए बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। देखो बेटा इस क्वेश्चन में इस टेम्परेचर का मतलब है, याद रखो बेटा जब सॉल्यूशन एक्वस है तो पक्की बात है सॉल्वेंट बेटा वाटर है, ठीक है ना। 100 डिग्री सी यानी बेटा 373 केल्विन वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का वेपर प्रेशर बेटा 760। तो ये इनडायरेक्ट वे में दिया है। और बेटा आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा 760 माइनस 750 अपॉन 760 इक्वल टू एक्स है। ऊपर बेटा कितना बचा 10, नीचे 760, ये बेटा 1/76, ये बेटा क्या हो गया एक्स से। और अगर सॉल्वेंट पूछता तो एक्स ए प्लस एक्स पी बराबर 1 से हम एक्स बी निकाल लेते। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, सॉल्वेंट पूछता तो बेटा 77/76 होता। अब देखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया, तो जब भी बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो देखा करो टाइप ऑफ सॉल्यूट क्या है। यहाँ पर देखो टाइप ऑफ सॉल्यूट बेटा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें बेटा क्या यूज करना होता है, वांट ऑफ फैक्टर। अब देखो बेटा सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन हो रहा, तो वांट ऑफ फैक्टर 1 + α(n-1)। देखो बेटा क्वेश्चन में अल्फा कितना है 90%, 0.9। पोटेशियम सल्फेट बेटा कितने आयन देगा, 3, 2 केटायन 3 एनायन, तो 3 - 1। तो ये बेटा 1 + 0.9 × 2, तो ये 1.8 बेटा ये कितना हो गया 2.8 हो गया। अगर 100% ये ना दिया होता तो हम 100% मानते, तब वांट ऑफ फैक्टर बेटा हम 3 लेते। तो बेटा यहाँ क्या रखा 2.8। मोलैरिटी बेटा कितनी है 0.1। आर बेटा एटीएम में कितना होता है 0.0821। टी बेटा कितना दिया है 27 का मतलब 300। मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा आपका आंसर आ जाएगा 6.89 एटीएम। फिर देखिए इन द रिएक्शन, जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहला काम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करो, -dN2O5/dt इक्वल टू +1/2 dNO2/dt इक्वल टू बेटा ट्वाइस हो जाएगा 1/2 करोगे ट्वाइस हो जाएगा DO2/dt। ये भी बेटा प्लस का होगा। अब तीनों वैल्यू रखो बेटा, K1N2O5, K2N2O5 डिवाइड बाई 2 ट्वाइस K3N2O5
बेटा N2O5 कॉमन है, कैंसिल कर लो, ये आ गया बेटा K1/2 इक्वल टू K2 इक्वल टू 2K3। एलसीएम ले लो बेटा 2, तो ये बेटा क्या हो गया, सॉरी K2/2 है और ये बेटा K1 है। एलसीएम लोगे तो इधर बेटा 2K1, इधर बेटा K2, इधर बेटा 4K3। ये आपका राइट ऑप्शन है। आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। 80 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन। जब भी बेटा एक्टिवेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्वेश्चन हो तो डेल्टा एच क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। आपको बेटा एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड निकालना है, तो ये क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एच, ठीक है ना। या देखो बेटा आप ऐसे भी देख लो, या इसको हम नहीं करते, चलो देखो बेटा, अगर एक्सो है, अगर एक्सो है तो डेल्टा एच बेटा क्या लोगे, निगेटिव। और निगेटिव कब होगा, जब बैकवर्ड की एक्टिवेशन फॉरवर्ड से बेटा ज़्यादा हो। अगर आप एक्सो लेते हो, अगर क्वेश्चन में एक्सो लिखा होता तो, और अगर बेटा एंडो लिखा होता तो एंडो में बेटा डेल्टा एच को क्या रखना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बेटा तो कब होगा, जब फॉरवर्ड की एक्टिवेशन बैकवर्ड से ज़्यादा हो। तो यहाँ देखो बेटा ये गिवन नहीं है कि आपसे एक्सो का पूछ रहा है एंडो का, तो हमें दोनों ऑप्शन कंसीडर करने पड़ेंगे, यानी बेटा आइदर ग्रेटर और लेस। अगर एक्सो होता तो बेटा फॉर बैकवर्ड की ज़्यादा होती, एंडो होता तो कम होती। नेक्स्ट आइए, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बेटा साइज आप सबने पढ़ा होगा, इन्वर्सली होता है Z/E के, यानी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। जिसका बेटा Z/E जितना ज़्यादा, चूंकि E सबका सेम होगा तो डिपेंड किस पे करेगा, Z पे, यानी एटॉमिक नंबर पे। तो बेटा जिसका Z ज़्यादा होगा उसका बेटा साइज सबसे कम होगा। तो 81 का आंसर फर्स्ट। 82 considering the element boron, carbon, nitrogen, fluorine and silicon, correct order of their non metallic character। आप सबको मालूम है बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जितना बेटा पीरियोडिक टेबल में दाहिने तरफ होंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा, और बेटा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। तो बोलो बेटा सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास होगा, फ्लोरीन। ठीक, आप ऐसे समझो ना कि भाई बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। अब कार्बन के नीचे बेटा सिलिकन है, तो सिलिकन में बेटा मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर सबसे ज़्यादा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन नहीं है आपके ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन है नहीं तो बेटा नाइट्रोजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर बोरॉन, फिर सिलिकन। सिलिकन चूंकि नीचे है तो मेटेलिक कैरेक्टर बेटा इसमें सबसे ज़्यादा। 82 का बेटा थर्ड। फिर आइए, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप सबको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर घटती क्योंकि साइज बेटा बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ और फिफ्थ ग्रुप की बेटा 6 से ज़्यादा होती है, तो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा। फिर उसके बाद कार्बन, बेरिलियम की बेटा बोरॉन से ज़्यादा होगी, और सबसे कम बेटा किसकी होगी, लिथियम की। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, ठीक है ना।
जरा एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 83 क्या आंसर आया बेटा? सेकेंड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। अकॉर्डिंग टू IUPAC एलिमेंट एटॉमिक नंबर 109 में बेटा 1 के लिए बेटा कैपिटल U आएगा, ठीक। फिर ये 0 के लिए नील आता है तो आपका, ठीक है ना, नील आता है तो उसके लिए नील के N आएगा, उसके ENN होता है तो यहां पर बेटा E आ जाएगा। 84 का आंसर फर्स्ट। एट्टी 85 मैचिंग करिए। अमोनिया बेटा सबको मालूम है ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, वाटर बेटा बेंट होता है, HCF4 बेटा स्क्वायर प्लेनर होता है, SF4 बेटा सीसा होता है। मिला लीजिए। ए का बेटा 4 2 है, बी का बेटा थर्ड, सी का बेटा सेकेंड, डी का बेटा फर्स्ट। आंसर आपका 85 का फर्स्ट। एक बार चेक कर लीजिए फिर से। चलिए 85 का फर्स्ट, ये तो रटा होगा सबको। आइए बेटा 86। देखो बेटा वॉल्यूम को V/4 कर रहे हैं, V'(V/4) आप सबको मालूम होना चाहिए एक्टिव मास इनवर्सली होता है वॉल्यूम के। तो बेटा A'(4A) हो जाएगा, B'(4B) हो जाएगा। रेट बेटा क्या दिया है? KA/B। तो यहाँ बेटा क्या लिखा? 4A। यहाँ बेटा क्या लिखा? 4B। 4 × 4 बेटा क्या होगा? 16। तो ये पुराना रेट, तो नया रेट 16 टाइम्स। 86 का 4। 87 आओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही है। जैसे बेटा 0.1 m HCl ले लें और 0.1 m बेटा एसिटिक एसिड ले लें। एक बेटा स्ट्रॉन्ग लिया, एक बेटा वीक। इसका बेटा अल्फा 1, इसका अल्फा बेटा 1 से बहुत कम। चूंकि इसका अल्फा 1 है तो यहाँ नंबर ऑफ आयन बेटा क्या होंगे? मैक्सिमम। नंबर ऑफ आयन बहुत ज़्यादा, यहाँ पर नंबर ऑफ आयन बहुत कम। देखो बेटा कंडक्टेंस दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन, आयनिक वेलोसिटी। जब नंबर ऑफ आयन बेटा सेम होता है तब मूवमेंट में जाते हैं। चूंकि यहाँ नंबर ऑफ आयन डिफर कर रहा है तो ये बेटा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट एट मॉडरेट कंसंट्रेशन डिसोसिएट टू मच ग्रेटर एक्सटेंट। इसका गलत बात है बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट मॉडरेट कंसंट्रेशन, देखो हमने मॉडरेट 0.1 लिया तो एसिटिक एसिड का अल्फा बहुत कम होगा, उसका अल्फा बहुत ज़्यादा, उसमें नंबर ऑफ आयन बहुत ज़्यादा से बहुत कम। हाँ, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन लोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कभी भी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा 1 से ज़्यादा नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1। तो बेटा ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 87 ए करेक्ट, आर ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। 87 का सेकेंड। 88 आइए। सोडियम आयन आर डिस्चार्ज एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन प्रेफरेंस ऑफ H+। देखो बेटा अगर ये Hg की जगह प्लेटिनम होता, Hg की जगह प्लेटिनम होता तो बेटा H+ रिड्यूस होता है कैथोड पर, Na+ रिड्यूस नहीं होता है। तब बेटा कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है। लेकिन जब हम मरकरी इलेक्ट्रोड लेते हैं तो बेटा सोडियम आयन डिस्चार्ज होता है, H+ नहीं होता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, अब मैं खुद ही कह रहा हूँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे Na+ डिस्चार्ज नहीं होता, Hg के केस में होता है। इसका मतलब डिस्चार्ज कौन सा आयन होगा ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा सही है, रीजन भी सही है। तो बेटा A एंड R आर करेक्ट, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी, देखो बेटा किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी बेटा क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय हीट इनपुट। ठीक, तो बेटा आपके फ्यूल सेल में Q किसके बराबर होता है, हीट ऑफ रिएक्शन के। W बेटा क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज के बराबर। यहाँ पर ये जो वर्क है वो कैसा होता है, नॉन एक्सपेंशन वर्क, और नॉन एक्सपेंशन वर्क बेटा किसके बराबर होता है, फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी बेटा क्या होता है, माइनस NFE अपॉन डेल्टा एच। 89 का आंसर थर्ड। 80 में आइए बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। सही बात है, क्यों, देखो बेटा डेल्टा E बराबर Q प्लस W। अब देखो बेटा एडियाबैटिक है तो Q बराबर 0 हो गया। फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब बेटा P एक्सटर्नल 0, और P एक्सटर्नल 0 का मतलब वर्क डन 0। तो देखो बेटा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो डेल्टा E क्या आ गया, 0। डेल्टा E 0 का मतलब E क्या है बेटा, कांस्टेंट है। सही स्टेटमेंट है। ठीक, वर्क डन इज 0 इन, वर्क डन इज 0 एंड हीट एक्सचेंज इज 0, बिल्कुल सही है। वर्क डन 0 क्यों है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। हीट एक्सचेंज क्यों 0 है, क्योंकि एडियाबैटिक है, वॉल्व बेटा एडियाबैटिक है। तो A एंड R आर करेक्ट। R इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला देखो कौन सा है बेटा, फोर्थ, 90 का फोर्थ। पेयर ऑफ स्पीसीज दैट है सेम बॉन्ड ऑर्डर, देखो बेटा CO में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 प्लस 6, सॉरी 6 प्लस 8। इसमें बेटा कितना है, 7 प्लस 8 माइनस 1। इसमें भी 14, इसमें भी 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। आप सबने पढ़ा है नाइट्रोजन बेटा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, और इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। 15 में बेटा 2.5 होगा, 16 में बेटा 2 होता है, 17 में 2.5 होता है, 18 में 1 होता है। ठीक है, O डबल माइनस में 1, O2 प्लस में बेटा 2.5, O2 में बेटा 2 होता है, O2 माइनस 1.5। तो 91 का आंसर फर्स्ट। ये सब तो आपको रटा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आपको रटा होगा। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें बेटा क्या होती, इंट्रा, और इसमें बेटा क्या होती है, इंटर। इंट्रा के कारण बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम होता है, इंटर के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इंट्रामोलिकुलर के कारण नाइट्रो आर्थो नाइट्रोफिनॉल कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। ठीक है ना, तो याद रखो इंट्रामोलिकुलर के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इंटरमोलिकुलर के कारण बढ़ता है। आर्थो नाइट्रो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, जबकि कॉन्सेप्ट कहता है ज़्यादा होना चाहिए। ये बेटा कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 to 120 सबको रटा है BF3। BF3 में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। कोई बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है तो बेटा क्या होगा, प्लेनर। प्लेनर में बेटा क्या होता है, sp2। मैच करिए बेटा, यहाँ देखो कोबाल्ट का बेटा कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2। अब सी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d6 हो जाएगा। 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, अनपेयर्ड 4, अंडर रूट n प्लस 2 लगाओ, 4 प्लस 2, तो बेटा ये कितना हुआ, 4 दूनी 6 चौको 24। तो इसका बेटा ये आ गया, ए का फोर्थ, 2 ऑप्शन है। अब आइए बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। अब इसको बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा, 3d3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 ते 15। इसका बेटा ये हो गया बी का थर्ड।
अभी भी दोनों मैच कर रहे हैं। अब आइए जरा इस वाले में 3d6 4s2, अब 3 निकालोगे बेटा 3d5 हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 2 7, ये हो गया सेकेंड। तो बेटा C का सेकेंड, ठीक है। Ni डबल प्लस बेटा 3d8 होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होंगे, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बेटा आपका ये हो गया। तो D का फर्स्ट आंसर बेटा आपका कौन सा हो गया, फोर्थ, 94 का फोर्थ। इसका बेटा ग्राउंड स्टेट 3d8 4s2। नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरी, देखो बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा। ये और ये ट्रांजिशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है 3d1 4s2, ठीक है ना। इसका बेटा 3d10 4s1। आप सबने पढ़ा होगा Cu डबल कॉपर बेटा क्यूप्रस के फॉर्म में, क्यूप्री ये वेरिएबल शो करता है, ये बेटा वेरिएबल शो नहीं करता है, तो 95 का आंसर ओनली ए। फिर देखिए 96 पी के, तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली बेटा क्या होता है पी के। तो सबसे पहले बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा होता है, फिर आर्थो होता है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकेंड, सेकेंड के बाद कौन आएगा, 4, और ये बेटा प्लस आई प्लस आर है, आर बेटा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो ये बेटा थर्ड हो गया। तो बोलो पी के क्या होगा, उल्टा कर दो, सबसे ज़्यादा थर्ड का, फिर बेटा फोर्थ का, फिर बेटा सेकेंड का, सबसे कम बेटा फर्स्ट का। देख लो कौन सा ऑर्डर है बेटा, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। 96 का आंसर सेकेंड। 97 पढ़िए बेटा, 97 रटने वाला क्वेश्चन है। Adrenaline and ephedrine are two biologically active drugs which increase blood pressure and contain tertiary amino group। तो ये बेटा आपका स्टेटमेंट गलत है। एनिलीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड से एनिलीन बनाई जा सकती है। तो 97 का बेटा एनिलीन कैन, देखो बेटा एनिलीन में रिंग के ऊपर NH2 है, ठीक है ना, और इसके पहले ये लाने के लिए बेटा हमें क्या लेना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड एराइल हाइड लेना पड़ेगा, उसका Cl रिप्लेसेबल नहीं होगा, तो एनिलीन बेटा गैब्रियल थैलामाइड से नहीं बनेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है और ये वाला बेटा गलत है। तो 97 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। 97 का थर्ड। 98 देखो बेटा, ए आपका क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस पे फिनॉल बनाता है। फिनॉल की रिएक्शन बेटा Zn से करोगे, रिंग से बेटा आपका OH हट के उसकी जगह क्या आ जाएगा, H, यानी बेंजीन बन गया। तो क्या पूछा, A एंड C बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड बेंजीन। 98 का आंसर फोर्थ। 99 इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो वुड्स रिएक्शन में बेटा मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम से अगर कराओगे बेटा तो देखो यहाँ पर ईथेन बनता है, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे एसिटल्डिहाइड लिया आपने, 2 मॉलिक्यूल किसकी प्रेजेंस में बेटा, डाइल्यूट NaOH, क्या बनाता है, एल्डोल।
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो यहाँ पर भी देखो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, हेलो फॉर्म CH(X3), इसमें देखो एक ही कार्बन है, कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें बेटा ये सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो बेटा क्या बनता है, इथेन। ठीक है ना। कोल्बे देखो सोडियम एसीटेट का डीकार्बोक्सिलेशन करोगे केवल, ठीक, तो बेटा मीथेन बनती, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या बनेगा, CH3CH3। यहाँ पर बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल क्या होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल, दो मिथाइल जोड़ के बेटा ही बना लेते हैं। तो इसका आंसर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज। ग्लूकोज बेटा HCN के साथ रिएक्ट करता है, HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ग्लूकोज आपका है क्या, ये आपका बेटा ग्लूकोज है। ठीक है ना। देखो बेटा ग्लूकोज HCN से रिएक्ट करता है, साइनोहाइड्रिन बनाएगा, इसका H बेटा इधर आ जाएगा, एक तरफ CN हो जाएगा, ये C होगा, इधर बेटा आपका क्या आ जाएगा OH, इधर बेटा CN आ जाएगा, ये H एज इट इज रहेगा, ये बाकी चिन्ह। ठीक। सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता, स्टेरिक हिंड्रेंस मान लो। माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है, सोडियम बाईसल्फाइड नहीं करता। लैक्टोज बेटा मिल्क शुगर में पाया जाता है, ये मिल्क शुगर कह सकते हो बेटा आप। तो सेकेंड थर्ड इसका सही है, तो 100 का आंसर सेकेंड। तो देखिए बेटा क्वेश्चन FLT 2 का हमने और संजीव सर ने बेटा आपका ये 51 से लेकर 100 तक का डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों लोगों के डिस्कशन से आपके जो भी इस पेपर के रिगार्डिंग में थोड़े बहुत, मैक्सिमम तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिए होंगे, जो भी थोड़े मोड़े डाउट होंगे आपके, वो हम दोनों लोगों के डिस्कशन से बेटा आपके रिमूव हो गए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।